Today we'll complete the topic of the scope of anthropology. हमने ये देखा था कि एंथ्रोपोलॉजी इट इज डिवाइडेड इनटू द 4 फील्ड्स। 4 भागों के अंदर जो है ये बटा हुआ है। द फर्स्ट इज द सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। द सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। द सेकेंड वॉज द बायोलॉजिकल और फिजिकल anthropology, and the third one was the archaeological anthropology, and the fourth one it is the linguistic anthropology। ठीक है जी, 4 चीजें हैं आपके पास। हम यहां से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद आपके पास आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बारी आएगी, देन आज जो है वो हम लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहली जो चीज आती है दैट इज द सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ये जो ब्रांच है ये 2 वर्ड से बनी हुई है। ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ बेसिकली द 2 वर्ड्स। द फर्स्ट इट इज द सोशल and the second is obviously the cultural anthropology or social anthropology। ठीक है। तो बात स्टार्ट होती है लेट 19th सेंचुरी से। लेट 19th सेंचुरी के अंदर 2 शब्दों के अंदर डिफरेंशिएशन किया जाता है। ठीक है। जब ईवी टायलर जो है वो विकास के बारे में बताते हैं कि किस तरह से जो है वो इंसान का जो है वो विकास होता है, इससे पहले जो है वो कुछ और एवोल्यूशनरी सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो आपके पास सोसाइटी के चेंज के अंदर काम कर रहे होते हैं कि सोसाइटी आखिरकार चेंज क्यों करती है, बदलाव सोसाइटी के अंदर क्यों आता है। तो इसका काम करते हुए एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर वो कहते हैं कि, और एक जीव की एनालॉजी लेते हैं। उस वक्त जो है वो डार्विन बहुत ज्यादा महान व्यक्ति माने जाते थे, आज भी खैर माने जाते हैं, और डार्विन को जो है वो रिवर किया जाता था एज 2 मिनट ठीक है। सो डार्विन जो है वो बहुत महान व्यक्ति माने जाते थे, और डार्विन को जो है बिकॉज उन्होंने एवोल्यूशनरी थॉट दिया था, उन्होंने ये बताया था कि हर एक जीव जो है वो चेंज करता है, यानी कि जो है वो इवॉल्व करता है। अगर आपके पास छोटे से छोटा अमीबा भी है, छोटे से छोटा जो है वो आपके पास सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है, वो सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी इवॉल्व करेगा, वो भी समय के हिसाब से अपने एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से चेंज करेगा। ठीक है। डार्विन का ये मानना था। तो डार्विन ना इससे पहले भी ये जो है थॉट प्रोसेसेस आए थे, बट डार्विन ने इन थॉट प्रोसेसेस को सब्सटेंशिएट करके दिखाया था। डार्विन वेंट इनटू द गैलापागोस आइलैंड्स, ठीक है, साउथ अमेरिका के अंदर है। तो वहां पे उन्होंने कुछ एविडेंसेस वगैरह इकट्ठे किए, इस कहानी को बाद में करेंगे। तो उस कहानी के और उन एविडेंसेस के जरिए जो है वो ये बताते हैं कि हर एक जीव इवॉल्व कर रहा है, चेंज कर रहा है। बायोलॉजिकली जो है वो आपके पास एक चेंज टाइमली मैनर के अंदर आता जा रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद इसी एवोल्यूशन को हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो सोसाइटी के ऊपर लागू करते हैं।
वो कहते हैं कि आपका समाज भी चेंज करता है, जिस तरह से एक ऑर्गेनिज्म चेंज कर रहा है। वो कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म या फिर आपके पास जो है वो एक सेल, सबसे पहले कैसा होता है कि आपके पास एक साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर जो है वो एक न्यूक्लियस है, डीएनए पड़ा हुआ है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है वो आपके पास क्या होता है, एक सेल की अलग अलग ऑर्गेनेलिज जो है वो बनना शुरू हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, और आपके पास देन उसके बाद अलग अलग ऑर्गेनेलिज जो है वो बनना स्टार्ट हो गई। देन उसके बाद यही सेल जो है वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा बहुत सारे सेल्स के अंदर। यही सेल्स जो है वो फिर उसके बाद ऑर्गन बनाएंगे। फिर यही जो है वो आपके पास अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं वो आप एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और यही जो है वो आपके पास ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द एवोल्यूशन। आप सेल से शुरू हुए थे, और सेल से धीरे 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 आप जो है वो एक मल्टी सेलुलर कंप्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो डेवलप हो गए। ठीक है, सोसाइटी भी इसी सेल की तरह है कि पहले आपके पास एक हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी है, एक हंटिंग एंड गैदरिंग मैन है। ठीक है, एक सिंपल सेल की तरह है वो। हंटिंग गैदरिंग हो रही है, और हंटिंग गैदरिंग धीरे 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 आपके पास इवॉल्व करता करता एक इंसान जो है वो आपके पास एक बहुत बड़ी और कंप्लेक्स सोसाइटी जो है वो बना देता है, जैसे हम आजकल की सोसाइटी के अंदर है। ठीक है, सो इस तरह से आपके पास जो समाज है उसका विकास होता है। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो है कि सोसाइटी कैसे चेंज करी। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अंदर एक और चीज है जो कि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। वो ये है कि आपके पास ना सिर्फ सेल्स डिवाइड करते हैं, बट सेल्स एक दूसरे के साथ डिवाइड करते हुए कोऑपरेट भी करते हैं। वो कहते हैं दैट देयर आर हिडन रूल्स, कि आपके पास ये जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो उसके अंदर सेल्स एक दूसरे के साथ कैसे कोऑपरेट करेंगे, टिश्यूज एक दूसरे के साथ कैसे कोऑपरेट करेंगे। ऑर्गन्स बन गए तो आप ऑर्गन सिस्टम डेवलप करते हो, तो ऑर्गन सिस्टम के अंदर जो है वो अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं उनका अपना काम होता है, उनका अपना स्पेशलाइज्ड वर्क होता है, बट एट द सेम टाइम दे आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। दे आर कोऑपरेटिंग बिकॉज ऑफ सर्टन हिडन रूल्स, और वो रूल्स जो है वो ये बताते हैं कि कौन सा ऑर्गन जो है वो कौन सा काम करेगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद किस तरह से एक ऑर्गन या फिर एक ऑर्गेनेली जो है वो दूसरी ऑर्गेनेली, तीसरी ऑर्गेनेली, तीसरे ऑर्गन सिस्टम के साथ किस तरह से कोऑपरेशन में रहेगी। तभी जो है वो आपके पास एक इंसान यानी कि आपके पास एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो काम कर पाता है, वो वर्केबल कंडीशंस के अंदर आ पाता है। सो इसके अंदर वो कहते हैं कि देयर आर टू थिंग्स। पहली चीज है कंप्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर देयर इज द स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। हर एक ऑर्गन सिस्टम का एक स्पेशलाइज्ड वर्क है, हर एक ऑर्गेनेली का एक माइक्रो नीश के अंदर अपना एक स्पेशलाइज्ड वर्क होगा, और उसी के साथ साथ दे विल कोऑपरेट विद ईच अदर। ठीक है, स्पेशलाइज्ड वर्क है लेकिन कोऑपरेशन नहीं है तो काम नहीं होगा। दोनों चीजें जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो स्पेशलाइजेशन है ये सोसाइटी के अंदर कैसे आता है, ये सोसाइटी के अंदर एवोल्यूशन की वजह से आता है। लेकिन जैसे जैसे आप इवॉल्व करते रहते हो वैसे वैसे इंसानों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करना पड़ता है, और इस कोऑपरेशन के रिगार्डिंग जो है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस इन दिस सोसाइटी, दीज आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कल्चर। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जैसे हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी है, यहां पे एक इंसान सारे काम खुद ही कर रहा है। वो सुबह उठता है, वो हंटिंग गैदरिंग के अंदर जाता है, वो हंट कलेक्ट करके लेके आता है, वो जो है वो आ, कोई बात नहीं, तो अलग से नोट कर लो इस चीज को। ठीक है,
तो वो जो है वो आपके पास हंट वगैरह कलेक्ट करके लेके आता है, ये सारी चीजें वो अकेला करता है। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि यहां पे अगर हम एक इंसान की तुलना करें तो आपके पास वो इंसान जो है वो एक इसी सेल की तरह है। यही सेल जो है वो खुद खाता है, खुद पचाता है और एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के अंदर है। फिर धीरे 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 जैसे जैसे आपके पास कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे वो इवॉल्व करता जाता है, हमारे समाज के अंदर भी आपकी वर्क की स्पेशलाइजेशन हो जाती है। जैसे मैं टीचर हूं, मैं अब टीच करूंगा, मैं जो है वो अब खाना बनाने वाली जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ा सा उससे जो है सेपरेट हो जाऊंगा। ठीक है, जो कुक है वो खाना बनाएगा, एंड एट द सेम टाइम अगर मैं टीच नहीं करूंगा तो पैसे नहीं आएंगे। कुक जो है वो पैसे के लिए काम कर रहा है। वी आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ मनी, वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, तो ये जो मेरा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है वो कौन बना रहा है? वो कल्चर बना रहा है, वो सोसाइटी के हिडन रूल्स बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से दो चीजें पैदा होती हैं। इसी एनालॉजी से हमें यह पता चलता है कि दो चीजें पैदा होती हैं। एक होती है सोसाइटी, दूसरी होती है कल्चर। सोसाइटी समाज है, समाज जो है वो इसके अंदर जैसे ये सेल्स हैं, जैसे ये सेल्स एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज्ड हैं, एक इनको पता है कि कहां पे बैठना है, कहां पे रहना है, तो इसी तरह से जो है वो आपके पास समाज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये समाज एक दूसरे के साथ रिश्ते बनाता है, और उन रिश्तों को किस तरह से मेंटेन किया जाएगा, किस तरह से उन रिश्तों को चलाया जाएगा, उन रिश्तों को वर्केबल कंडीशन के अंदर किस तरह से लेके आया जाएगा, ये किसका काम है? ये है कल्चर का काम। इस चीज को जो है वो कल्चर समझाती है। ठीक है, गॉट द पॉइंट? समझ में आ रही है बात? सो इस तरह से हर्बर्ट स्पेंसर दो चीजों को बनाते हैं उस वक्त जब वो अपना एवोल्यूशनरी थॉट दे रहे होते हैं सोशियोलॉजी को। ठीक है, एक है सोसाइटी, दूसरा है कल्चर। सोसाइटी जो है दिस इज द ऑर्गेनिक सेल्फ, जो कि आपको दिखाई देता है। ठीक है, आज जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे बैठे हुए हैं क्लासरूम के अंदर, तो मुझे साफ साफ दिखाई देगा कि किस बच्चे का जो है वो रिश्ता किस बच्चे के साथ है, कौन जो है वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, कौन जो है वो आपके पास बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड है, कौन जो है वो आपस में एनवियस रहते हैं, किनकी जो है वो आपस में बनती नहीं है, किनके वैचारिक मतभेद हैं, ये सारी चीजें मुझे पता रहेंगी। ठीक है, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग आई कैन डू दीज थिंग्स। ठीक है, तो मुझे जो इनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों का, वो मुझे पता चल गया। बट ऑन द अदर हैंड देयर विल बी सर्टन थिंग्स जो कि इसके अंडरलाइंग एस्पेक्ट्स को बनाएंगे। वो बनाएंगे इनकी वैल्यूज। ठीक है, इनकी वैल्यूज की एक दूसरे के साथ किस तरह से बात करनी है। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो है वो अगेन जैसे लेट्स से आई एंटर्ड इन द क्लास, इनका बिहेवियर बिल्कुल से चेंज हो जाएगा। अगेन देयर आर सर्टन हिडन रूल्स। कहीं पे क्लासरूम में मेरे लिए लिखना जरूरी नहीं है कि जब भी जो है वो टीचर क्लास में आएगा तो आपको चुप होना है। ठीक है, बट दिस इज अ हिडन रूल ऑफ द सोसाइटी कि वो जो है वो लोग चुप हो जाएंगे, वो मुझे जो है वो अटेंशन पे करेंगे। ठीक है, एंड दिस फॉर्म्स द कल्चर। समझ में आ रही है बात? तो आपके पास जो है वो सोसाइटी की वर्किंग के लिए, क्योंकि इस क्लास वो तभी काम करेगी अगर ये जो है वो लोग शांत हो जाएंगे। पहले जो है बातें चल रही होंगी, जैसे ही टीचर एंटर करेगा लोग शांत हो जाएंगे, तो तभी जो है वो क्लास एक वर्किंग कंडीशन के अंदर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो कल्चर है, दीज आर द हिडन रूल्स जो कि इस सोसाइटी को वर्केबल बनाते। गॉट द पॉइंट? सो इन्हीं हिडन रूल्स को, जो कि कहीं पे लिखे नहीं होते लेकिन आप समझ जाते हो, सीख जाते हो, तो इन्हीं हिडन रूल्स को हम कहते हैं सुपर ऑर्गेनिक।
कि कहीं दिखाई नहीं देते, कहीं हवा में है, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड सोसाइटी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक। जिस तरह से इंसान चलता फिरता दिखाई देता है, लेकिन क्यों चल फिर रहा है, वो आपको इंसान का जो माइंड मेकअप है वो कहीं पे दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो उसी तरह से जो है वो आपके पास एक सुपर ऑर्गेनिक है, एक आपके पास ऑर्गेनिक है। तो इस तरह से 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी के अंदर हमारे पास एक डिवीजन बन जाता है ऑन द कंसेप्ट ऑफ द सोसाइटी एंड द कंसेप्ट ऑफ द कल्चर। ठीक है, बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? ठीक है जी। Means if we say that the society is progressive, it is actually means yes, exactly। जब हम ये कहते हैं कि सोसाइटी प्रोग्रेसिव है, तो इसका मतलब बिल्कुल ये होता है कि जो कल्चर है वो प्रोग्रेसिव नेचर की है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो है वो दो स्पेशलाइज्ड फील्ड आफ्टर द 19th सेंचुरी, दो स्पेशलाइज्ड फील्ड जो है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। एक बनती है सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी बनती है इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इट देयर ओरिजिन इट इज फ्रॉम द सोशोलॉजी, ठीक है। एक सोशोलॉजी की सब ब्रांच की तरह से ये बनना शुरू हो जाती है। एंड देन उसके बाद जो है वो देयर इज कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी बिकॉज ईबी टायलर का काम जो है वो अमेरिका के अंदर रहता है, तो ये जो है वो आपके पास यूएस से यानी कि अमेरिका के अंदर जो है बनना स्टार्ट हो जाती है। देन उसके बाद एक थिंकर आते हैं एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, एल्फ्रेड क्रोबर। तो एल्फ्रेड क्रोबर जो है वो इन 1948 वो कहते हैं कि आपके पास ऑल्दो दोनों जो है वो आपके पास दे आर सेपरेटेड एंटिटीज, कि आपके पास एक जो है वो ऑर्गेनिक है, एक जो है वो आपके पास सुपर ऑर्गेनिक है। तो वो कहते हैं कि आपके पास दोनों चीजें जो है दे आर डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। तो दोनों जो है वो दोनों को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दोनों को जो है वो आप ये बता सकते हैं कि कल्चर जो है दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, और सोसाइटी जो है वो जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वो सोसाइटी है। दोनों को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, लेकिन दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता। जैसे अभी शैलजा ने बताया कि अगर सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेसिव है, तो इसका मतलब यह है कि जो कल्चर है वो प्रोग्रेसिव है। अगर कल्चर जो है वो स्टैग्नेट हो गया, तो सोसाइटी खुद जो है वो स्टैग्नेट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि दोनों चीजें एक दूसरे के साथ कोरिलेशन में है, ठीक है। अगर लेट से आपके पास जो है वो यहां पे क्लासरूम के अंदर जो है वो ज्यादा ही जो हड़दंग एलिमेंट्स हैं, जो आपके पास वायलेंट एलिमेंट्स होते हैं, लेट से वो ज्यादा हो गए, ठीक है, और अगेन जो है वो क्लास को चलने नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जब कल्चर के अंदर वैल्यूज का डेफिसिट आ जाता है, तो अगेन सोसाइटी वर्क नहीं कर पाती है। तो सोसाइटी कल्चर के ऊपर और कल्चर जो है वो सोसाइटी के ऊपर जो है डिपेंडेंट रहता है। दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर फुली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इस तरह से एल्फ्रेड क्रोबर जो है वो कहते हैं कि दोनों जो है वो आपके पास दे आर इनसेपरेटेबल, ठीक है। दोनों डिस्टिंग्विशेबल तो हैं, अलग अलग आप कर सकते हो, समझा सकते हो अलग अलग करके, लेकिन आपके पास दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है जी। तो एल्फ्रेड क्रोबर जो है वो इस दोनों ब्रांचेस को एक ही ब्रांच जो है वो एक ही ब्रांच के अंदर सिंक में बिठा देते हैं,
और वो नाम देते हैं इस ब्रांच को द सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है कि आखिरकार सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी करती क्या है। सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, वैसे तो उसके बाद राल्फ लुई आते हैं। लुई चाहते थे कि इसका नाम जो है वो एथनोग्राफी रखा जाए। क्यों रखा जाए वो हम आगे चल के करेंगे, बट अगेन आपके पास जो है वो देन उसके बाद 1953 के अंदर आपके पास इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑफ सोशल साइंसेज आते हैं, और ये इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑफ सोशल साइंसेज बेसिकली कहते हैं कि आपके पास जो नाम है इसका एथनोग्राफी एथनोलॉजी वगैरह नहीं रखना है, इनका नाम जो है वो आपके पास सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी ही रहेगा, क्योंकि इसमें हम सोसाइटी की और कल्चर की और किस तरह से सोसाइटी और कल्चर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहती है उसकी जो है वो बातें करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली यही काम जो है वो ये करती है। इसका जो स्कोप है, इसका जो एरिया है वो है कि आपके पास इंसानों का जो सोशल है सेल्फ है। ठीक है, हॉवर्ड बताते हैं कि बेसिकली द सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इंसान की सोसाइटी, इंसान की सिंबॉलिक लाइफ और इंसान की मटेरियल लाइफ, इन तीनों चीजों को जो है वो ये स्टडी करती है। इंसान की सोसाइटी, इंसान की सिंबॉलिक लाइफ और इंसान की जो मटेरियल लाइफ है, इन तीन चीजों को स्टडी किया जाएगा। सोसाइटी आपने देख लिया, व्हाट इज द सिंबॉलिक लाइफ। अब ये जो है वो हमारा एक सबसे बड़ा प्रश्न आता है, सिंबॉलिक लाइफ क्या है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने मारमूशा वाली एक स्टोरी सुनाई थी, ठीक है, जिसके अंदर मैंने ये एक्सप्लेन किया था दैट व्हाट इज एमिक एंड एटिक। अब बेसिकली उस स्टोरी के अंदर एक चीज याद करो कि जनरल जो है वो आपके पास मारमूशा के साथ जाता है ट्राइबल्स के पास, ज्यू के साथ जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब जनरल की एक यूनिफॉर्म देखते हैं और जनरल का जो पद देखते हैं, तो जनरल के स्टैंडर्ड को देखते हुए और जनरल की रैंकिंग को देखते हुए वो जो है वो किसी चीज को इंटरप्रेट करते हैं। वो चीज जनरल फौज लेके नहीं आया था, ना ही उसके पास फौज थी, ना ही वो इंटरेस्टेड था, बट इवेंचुअली उसके कपड़े जो है वो ये रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये जो जनरल है ये पक्का किसी फौज को लेके आया होगा, बहुत बड़ा अधिकारी है, ये अकेला थोड़ी ना आएगा। इसी तरह से जब हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो इंटरेक्शन के अंदर ज्यादातर चीजें सिंबॉलिक होती हैं। रादर देन दैट जिंदगी में आपकी 80% चीजें रोजमर्रा की लाइफ में सिंबॉलिक ही हैं। ये घड़ी जरूरी नहीं कि ये मुझे जो है वो टाइम बताती होगी, ये घड़ी जो है वो मेरे सोशल स्टैंडर्ड के बारे में भी बताती है। ठीक है, ये जो है प्लेन शर्ट, ये प्लेन शर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये जो है वो क्या कहते हैं उस चीज को, ये मुझे जो है वो एक प्रोफेशनल लुक भी देता है। ठीक है, सो दीज आर द सिंबॉलिक एस्पेक्ट्स। इन चीजों को किया जाता है बिकॉज आप इन चीजों को रीड करते हो। रादर डेली आपके जो है वो लाइफ के अंदर 80% टाइम जो है वो आप इन्हीं चीजों को जो है वो रीड किया करते हो। लोगों का चाल चलन, अब जरूरी नहीं है कि कोई आपसे जो है बातें करेगा और आपको जो है वो एक्सप्लिसिटली चीजों को बताया जाएगा, आप इंप्लिसिट जो है वो चीजों को समझने की कोशिश करते हो। तो आपके पास किस तरह से लोग सिंबल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से लोग जो है वो अपना एक सिंबॉलिक बिहेवियर बनाते हैं, इसको जो है वो यहां पे रीड किया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद मटेरियल लाइफ, इंसान की जो मटेरियल एस्पेक्ट है, इंसान की जो जिंदगी है वो किस तरह से इवॉल्व हुई है। इंसान का ये जो मटेरियल एनवायरनमेंट है, ये मेज किस तरह से बना है, ये जो आपके पास इतनी
हाई टेक टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं वो किस तरह से बनी है। सो उस चीज के बारे में, उस मटेरियल लाइफ के एवोल्यूशन के बारे में जो है वो हम स्टडी करते हैं इसके अंदर सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में। सो हॉवर्ड के हिसाब से 3 एस्पेक्ट्स को मेजरली जो है वो सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। ठीक है, सोसाइटी को, आपके सिंबॉलिक लाइफ को और आपकी मटेरियल लाइफ को। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो फिलिप कोटक आते हैं। फिलिप कोटक जो है वो बेसिकली बताते हैं कि आपके पास ये जो सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है ये इंसान के, दुनिया भर के इंसानों के जो सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो डाइवर्सिटी बनती है, उस डाइवर्सिटी को जो है वो ये रीड करेगा। ठीक है, गॉट द पॉइंट। तो दिस इज द वर्केबल एरिया, और इसी वर्केबल एरिया के ऊपर, इसी एम को देखते हुए एंथ्रोपोलॉजी की 2 ब्रांचेस जो है वो बनती है मेजरली उस टाइम के ऊपर। वन इज द एथनोग्राफी, अदर इज द एथनोलॉजी। वन इज एथनोग्राफी, अदर इज द एथनोलॉजी। ठीक है, एथनोग्राफी और एथनोलॉजी में डिफरेंस क्या है? अब याद कीजिए फिलिप कोटक ने क्या कहा था कि इस ब्रांच के अंदर जो सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, इस ब्रांच के अंदर हम 2 चीजों को जो है वो स्टडी करेंगे, सोसाइटी एंड कल्चर, और इनकी डाइवर्सिटी। ठीक है, फिर आगे चल के एक और चीज जो है वो इसके साथ ऐड हो जाती है कि इसकी डाइवर्सिटी प्लस आपके पास जो है वो जनरल जो लोगों की कॉमनैलिटी है, और कॉमनैलिटी के ऊपर बनते हुए लॉज, उनको जो है वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का एग्जांपल अगर लिया जाए, अब हमारे पास जो है वो बहुत तरह की विभिन्नता है। हमारे पास रिलीजन अलग अलग तरह के हैं, हमारे पास जो रहने के तरीके हैं वो अलग अलग तरह के हैं, बहुत ज्यादा जो है वो आपके पास डाइवर्सिटी है। बट ऑन द अदर हैंड जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, वी हैव सर्टेन कॉमन वैल्यूज लाइक नॉन वायलेंस, लाइक गांधीनिज्म, गांधी का थॉट। ठीक है, तो ऐसी जो है वो कुछ चीजें कॉमन है हम सब लोगों के अंदर। सो वो कॉमनैलिटीज क्यों बनी है, उन कॉमनैलिटीज का विकास क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इन चीजों को हम जानने की इसके अंदर जो है वो कोशिश करते हैं। प्लस जो डाइवर्सिटी है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए जो है वो 2 ब्रांचेस बनती हैं इसकी, जो सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है। वन इज एथनोग्राफी, एथनोलॉजी। एथनोग्राफी जो है वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी को या फिर एक पर्टिकुलर कल्चर को स्टडी करती है। इस एथनोग्राफी के अंदर जो है वो आपके पास फील्ड वर्क किया जाता है। ठीक है, अलग अलग जो टेक्निक्स हैं वो यूज की जाती हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की सोसाइटी और कल्चर को स्टडी करते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसी क्लासरूम का एग्जांपल दिया। अब क्लासरूम के अंदर जो है वो 2 तरीके हैं स्टडी करने के। एक जो है वो टीचर जिस चीज को देखता है, दूसरा जो है वो आपके पास एक, लेट से हमने एक पोस्ट बना दी स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर। स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर इज अ पर्सन दैट इज इनसाइड द क्लासरूम ओनली। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि लेट से टीचर जो है वो क्लासरूम के अंदर आया और टीचर ने जो है वो देखा कि क्लासरूम के अंदर जो है वो देयर इज सर्टेन टेंशन। देन उसके बाद उसने जो है वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव या फिर आपके पास जो है स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर, जो भी नाम लगा लो, उसको जो है खड़ा करके पूछा, उसको बुलाया पास में कि ऐसी बातें जो है वो क्या है। वो आपको जो है वो एक इनसाइडर इंफॉर्मेशन देगा।
एंड जैसे जैसे आप इनसाइडर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते जाएंगे, आपको ये पता चलता जाएगा कि किस इंसान की किसके साथ बनती है, कैसा इंसान जो है वो कैसा है, कौन जो है वो यारी दोस्ती निभाने वाला है, कौन टीचर के बारे में क्या बात करता है, कौन कैसा है, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। दिस इज नथिंग बट दिस इज एथनोग्राफी। जब मैंने ये क्लासरूम का एग्जांपल लिया, रादर देन दैट अगर आप समाज के अंदर चले जाओ, तो समाज के अंदर अगेन यू हैव दीज इन्फॉर्मेंट्स। वो इन्फॉर्मेंट्स जो है वो आपको अंदर की इंफॉर्मेशन देते हैं, और जैसे ही आप रेगुलरली आप उन लोगों के साथ इंगेज होते रहते हो, इन्फॉर्मेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हो, तो धीरे 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 आपको उनके समाज के बारे में पता चलना स्टार्ट हो जाता है, उनके सोशल स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो आपको पता चलना शुरू हो जाता है। सो दिस इज नोन एज एथनोग्राफी। ठीक है, इसके अंदर हम जो है वो फील्ड वर्क करते हैं। दिस इज नथिंग बट फील्ड वर्क, ऐसे ही होता है फील्ड वर्क। ठीक है, एंड देन आपके पास अब आपने लेट से बहुत सारे समाज के अंदर, लेट से यू हैव कम्युनिटी C1, C2, C3, C4, इस तरह से अलग अलग कम्युनिटीज के अंदर जो है वो आपने काम किया। ठीक है, अब बेसिकली है क्या, आपको अब दो चीजों को देखना है, डाइवर्सिटी को भी देखना है और आपको जो है वो कॉमनैलिटीज को भी देखना है, एंड ऑन दोज कॉमनैलिटीज आपके पास जो है वो लॉज बनेंगे। ठीक है, सो बेसिकली आपके पास C1, C2, C3, C4, आपने इन लोगों के अंदर काम किया। ठीक है, आपने जो है वो इन लोगों के साथ जो है वो डेटा कलेक्ट किया, एंड दिस डेटा इट वाज एनालाइज्ड, और आपने कुछ कॉमनैलिटीज ढूंढ ली, एंड देन उसके बाद आपने जो है वो डिफरेंसेस ढूंढ लिए, और उन कॉमनैलिटीज और डिफरेंसेस को जो है वो आपके पास लिख दिया। दिस इज नोन एज एथनोलॉजी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, नाम है मलिनोस्की। तो मलिनोस्की क्या करते हैं कि वो इंग्लैंड के अंदर काम करते हैं। पहले ही इज पॉलिश, पहले इंग्लैंड के अंदर काम करते हैं। इंग्लैंड के अंदर वो देखते हैं कि समाज का हर एक पार्ट, चाहे वो आपकी फैमिली है, उसका एक पर्टिकुलर रोल रहता है। जैसे आपकी फैमिली है, फैमिली का जो रोल है वो ये है कि आप जो बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशन ये देगी, प्लस इसके साथ साथ जो है वो फैमिली बच्चे की जो बुनियादी सोशलाइजेशन है, उसको मैनर सिखाने हैं, ये सारा काम जो है वो फैमिली का है। ठीक है, फिर उसके बाद वो अमेरिका के अंदर जाते हैं, तो अमेरिका के अंदर भी वो यही देखते हैं कि फैमिली जो है वो कंपटीशन सिखा देती है बच्चे को, शुरुआत से बचपन से इस चीज को सिखा देती है कि आपको जो है वो बाकी लोगों के साथ कंपीट करना है, तभी जो है समाज के अंदर आप आगे बढ़ पाओगे। और यही चीज जो है वो आपके पास सिखाई जाती है बाय द टीचर्स। टीचर्स जो है वो अगेन एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, और एग्जामिनेशन के अंदर रैंक्स देते हैं बच्चे को, और बच्चा इससे भी इसी चीज को इंटरप्रेट करता है कि कंपटीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनकी जिंदगी का जो है हिस्सा है। सो इसका मतलब क्या है कि जो एक फैमिली, सॉरी, जो एक वैल्यू सिस्टम जो फैमिली ने सिखाया, वही वैल्यू सिस्टम जो है वो आपके पास आपका स्कूल सिखा रहा है। ठीक है, तो दोनों चीजें, जो दोनों संस्थान, स्कूल और फैमिली, आपस में सिंक्रोनिसिटी के अंदर है। ठीक है, जैसे ही हम बाकी सोसाइटी, फिर उन्होंने बाकी सोसाइटीज के अंदर काम किया, पैसिफिक आइलैंड्स के अंदर गए, वहां पे एक छोटी सी सोसाइटी है, नाम है ट्रोब्रियन आइलैंडर्स। तो वो ट्रोब्रियन आइलैंडर्स के अंदर काम करते हैं। तो ट्रोब्रियन आइलैंडर्स के अंदर काम करने के बाद उन्होंने ये पाया कि यहां पे भी सिमिलर चीजें हैं। यहां पे फैमिली कोऑपरेशन सिखाती है कि आपको समाज के साथ कोऑपरेट करना है। देन उसके बाद बाकी, उसके बाद जो उनके दोस्त बनते हैं या फिर उनके जो सगे संबंधी होते हैं, वो भी इसी चीज को सिखाते हैं कि आपको कंपीट नहीं, आपको लोगों के साथ कोऑपरेट करना है। ठीक है, तो आपके हमेशा समाज के अंदर, अब इससे क्या निकाला जा सकता है, व्हाट आर द कॉमनैलिटीज बिटवीन दीज टू? कॉमनैलिटीज हैं कि समाज के अंदर जो अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं,
फैमिली है, स्कूल है, कॉलेज है, ये अलग अलग संस्थान है जहां पे आपकी परवरिश हो रही है। ठीक है, तो ये संस्थान जो है वो आपस में सिंक्रोनिसिटी के अंदर होते हैं हमेशा। अब आपने एक लॉ बना दिया कि सोसाइटी तभी काम कर पाएगी जब आपके पास ये जो वैल्यू सिस्टम है एक दूसरे के साथ सिंक में बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये किया कैसे आपने? अलग अलग सोसाइटीज के अंदर काम किया और फिर आपने अलग अलग सोसाइटीज को के काम को जो है वो आपस में कंपेयर किया, एक कॉमनैलिटी निकाली और उस कॉमनैलिटी के ऊपर जो है वो एक लॉ बन जाएगा, जो लॉ यूनिवर्सल होगा, जो हर जगह के ऊपर फिर आप अप्लाई कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, सो इस तरह से आपके पास जो है वो एथनोलॉजी बनाई जाती है। सो मेजरली आपके पास दो ब्रांचेस हैं सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के। वन इज एथनोग्राफी, अदर इज द एथनोलॉजी। ओके, फिर उसके बाद बात यहां पे खत्म नहीं होती। अच्छा, ये समझ में आ रहा है? दिस इज ओके। स्टडी ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटीज एथनोग्राफी, कंपैरेटिव स्टडी। वाह, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात। ठीक है, सो दिस इज नोन एज एथनोलॉजी, बिल्कुल सही। ये तो गलत है। क्यों गलत है भाई? नहीं नहीं, ये सही है बिल्कुल। एथनोलॉजी इज द कंपैरेटिव स्टडी और एथनोग्राफी जो है वो आपके पास एक डिस्क्रिप्टिव डिटेल्ड स्टडी होती है। व्हेन वी गो देयर, डू इट। देयर एंड डू इट, देन इट्स ग्राफी। नहीं 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 नहीं, ग्राफी इज द डिटेल्ड स्टडी, वही तो है एथनोलॉजी, यही तो लिखा है उसने। कंपैरेटिव स्टडी इज द लॉजी और एथनोलॉजी। ठीक है, एंड जब हम वहां पे स्टडी करते हैं तो वो ग्राफी होता है, बिल्कुल सही है, वही तो लिखा है शैलजा ने। ठीक है, गॉट द पॉइंट। चलो, फिर उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी के अंदर एक ट्रेंड आता है, ट्रेंड ऑफ द टॉपिकल एनालिसिस। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो आपकी कल्चर है, अब कल्चर जो है वो क्या है? दीज आर द बेसिक रूल्स ऑफ द सोसाइटी, दीज आर द बेसिक रूल्स। इसी तरह से हम इवॉल्व कर रहे हैं ना कल्चर की डेफिनेशन को। तो कल्चर इज द बेसिक रूल्स दैट गवर्न द सोसाइटी। ऑब्वियसली इन रूल्स को कौन बना रहा है? सोसाइटी ही बना रही है इन रूल्स को, और ये रूल्स जो है सोसाइटी को ही गवर्न कर रहे हैं। दोनों ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। बट आपके पास कल्चर की जो है वो डेफिनेशन यही निकल के आती है कि कल्चर जो है वो एक कुछ बेसिक तरह के रूल्स हैं जो कि सोसाइटी को गवर्न कर रहे हैं। ठीक है जी, तो कल्चर को हम अलग अलग तरीके से डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। अब सोसाइटी बहुत तरीके से एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट रहती है। पॉलिटिशियंस आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं क्योंकि पॉलिटिशियंस को वोट्स चाहिए। आप पॉलिटिशियंस के ऊपर डिपेंडेंट हो क्योंकि आपको डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है, सिमिलरली मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूं क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो क्योंकि आपको नॉलेज चाहिए। ठीक है, सो देन सिमिलरली आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो क्योंकि आपको न्यूट्रिशन चाहिए, खाना चाहिए।
थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, मैनर्स चाहिए, इज्जत चाहिए। आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं बिकॉज वो आपको एक इन्वेस्टमेंट की तरह से देख रहे हैं, बुढ़ापे के सहारे की तरह से देख रहे हैं। सिमिलरली आप, अगर आपकी शादी हो जाती है, जो कि बहुत जल्द हो भी जाएगी, तो आप जो है वो अपने स्पाउस के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे बहुत सारी चीजों के लिए। आपका स्पाउस आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा बहुत सारी चीजों के लिए। ठीक है। सिमिलरली आपके पास, अगर आप अपने सोसाइटी को देखें, आप सोसाइटी के अंदर इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है। तो ये जो लकड़ी है ये ट्री से आई है, इन्वायरमेंट से आई है। अगेन इस लोहे को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपने इन्वायरमेंट को ही दूषित किया है। सिमिलरली इन्वायरमेंट भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है ताकि आप उसको ओवर एक्सप्लॉइट ना करो। अगर आपने उसको ओवर एक्सप्लॉइट किया तो इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा। ठीक है। तो देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ डिपेंडेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला जो रिलेशनशिप था वो पॉलिटिकल रिलेशनशिप को बता रहा था। ठीक है, कि आपके पास किस तरह से लोग जो है, या फिर पॉलिटिकल लोग जो है आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप पॉलिटिक्स के ऊपर डिपेंडेंट हो। दूसरा रिलेशनशिप इकोनॉमिक्स को बता रहा था कि हम इकोनॉमिकली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। सिमिलरली तीसरा रिलेशनशिप फैमिली को बता रहा था, चौथा रिलेशनशिप मैरिज को बता रहा था, पांचवा रिलेशनशिप इकोलॉजी को बता रहा था। तो अगर समाज को देखा जाए तो समाज के अलग अलग जो पार्ट्स हैं, अलग अलग जो हिस्से होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और इन हिस्सों को अलग अलग करके पढ़ा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिटिक्स को पढ़ना चाहते हो, तो पॉलिटिक्स को पढ़ने के लिए आप किस रिलेशनशिप को स्टडी करोगे? आप रिलेशनशिप को स्टडी करोगे दैट व्हाट आर डिफरेंट पावर स्ट्रक्चर्स इन द गवर्नमेंट। ठीक है, कि सरकार के अंदर किस तरह से पावर जो है वो काम करती है, कैसे लोग पावर को एस्टेब्लिश करते हैं। देन उसके बाद लोग उस पावर के साथ, पावर के अंदर कैसे इंगेज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सोसाइटी के अंदर, डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर लोग जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देते हैं। सो दिस इज हाउ दे एस्टेब्लिश पावर, विद द हेल्प ऑफ योर वोट्स, विद द हेल्प ऑफ योर लेजिटिमेसी। देन उसके बाद आप जो है वो अगेन आप नेगोशिएट करते हो। जब पॉलिटिशियंस आते हैं तो आप उनको कहते हो कि भैया सड़क तो बनवा ही नहीं, वोट मांगने आ गए हो। यू आर नेगोशिएटिंग दी पावर, कि अगर वोट चाहिए तो सड़क बनवाओ। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो कल्चर को, यानी कि आप जो है वो सोसाइटी को अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो। आप सोसाइटी को मैरिज के अंदर डिवाइड कर सकते हो, फैमिली के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, या फिर कई बार जो है वो दोनों को एक तरह से रख लिया जाता है। पॉलिटिक्स को अलग से जो है वो पढ़ा जा सकता है, इकोनॉमिक्स को अलग से पढ़ा जा सकता है, इन्वायरमेंट को अलग से पढ़ा जा सकता है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, लोग अपने रुचि के हिसाब से टॉपिकल स्पेशलाइजेशन कर देते हैं। और उसी टॉपिकल स्पेशलाइजेशन को इसके नीचे लिखा है कि आपके पास जो सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी हमने इसको जो है वो एथनोग्राफी और लॉजी के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया, एथनोलॉजी और एथनोग्राफी, ऑन द बेसिस ऑफ द टॉपिक्स और स्पेशलाइजेशन। इसके बहुत सारे पार्ट्स बन जाते हैं, जिसके अंदर एक जो है वो दैट इज द इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, दूसरा जो है वो दैट इज द एंथ्रोपोलॉजी ऑफ फैमिली एंड मैरिज, तीसरा जो है वो आपके पास देयर इज एंथ्रोपोलॉजी ऑफ किनशिप, चौथा रहता है देयर इज एंथ्रोपोलॉजी ऑफ लीगैलिटी और लीगल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, कई बार इसको जो है पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी भी लिखा जाता है। देन उसके बाद अलग अलग और ब्रांचेस आ जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एंथ्रोपोलॉजी ऑफ रिलीजन, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी,
ठीक है, सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी, इस तरह से टॉपिकल स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी जो कि इकोनॉमिक्स के साथ डील करती है कि किस तरह से समाज के अंदर इकोनॉमी काम कर रही है। ठीक है, फैमिली एंड मैरिज की एंथ्रोपोलॉजी वो जो है वो फैमिली स्ट्रक्चर और मैरिज स्ट्रक्चर्स के साथ डील करती है। द एंथ्रोपोलॉजी ऑफ किनशिप, किनशिप स्ट्रक्चर्स के साथ रिश्ते कैसे बनते हैं समाज के अंदर। ठीक है, लोग जो है वो रिश्तों के अंदर अपने आप को कैसे देखते हैं, इस चीज के साथ वो डील करती है। पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी पॉलिटिक्स के साथ, पावर के साथ डील करती है। समाज के अंदर लीगल इश्यूज कैसे प्रेजेंट किए जाते हैं, लीगैलिटी कैसे बनती है। रिलीजियस एंथ्रोपोलॉजी, आप समाज के अंदर रिलीजन क्या स्थान क्या होता है, रिलीजन आखिरकार आता कैसे है, रिलीजन बनता कैसे है, वो उसके साथ डील करती है। साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी आपके कल्चर की वजह से पर्सनैलिटी लोगों की कैसे बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया के अंदर कोऑपरेशन को ज्यादा रखा जाता है, ज्यादा आगे रखा जाता है, और आपके पास अमेरिका के अंदर कंपटीशन को ज्यादा आगे रखा जाता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि कल्चर ऐसा है, समाज ऐसा है, सामाजिक वैल्यूज ऐसी हैं। तो वो सामाजिक वैल्यूज किस तरह से आपके साथ इंटरेक्ट करती हैं और आपकी एक विशेष पर्सनैलिटी बनाती हैं। तो दैट इज द साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। देन उसके बाद बात आती है सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी की। सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी वही कि समाज के अंदर आप सिंबॉलिकली एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू समझाया कि ये घड़ी है, ये कपड़ा है, दीज आर ऑल सिंबल्स। ये सिर्फ पहनने की चीजें नहीं है, दिखावे की चीजें हैं। और दिखावे की चीजों को जो है वो अगेन वो कम्युनिकेशन का रास्ता होती है। इन चीजों को दिखा के आप एक मैसेज लोगों के साथ जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हमने जो है टॉपिकल स्पेशलाइजेशंस की है। रिसर्च मेथोडोलॉजी हमने पिछली क्लास के अंदर ही कर ली थी कि फील्ड वर्क अप्रोच यूज की जाती है, होलिस्टिक अप्रोच यूज की जाती है, हम कंपैरेटिव अप्रोच फॉलो करते हैं। सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस अप्रोच जो है वो यानी कि हम जो है वो सोसाइटी को सिंपल कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो ब्रेक कर देते हैं, और अगेन ये एक दूसरे के साथ ये सारे कंपोनेंट्स किस तरह से लिंक्ड रहते हैं। जैसे हमने कल जो है वो टीएन मदन का एक कश्मीरी पंडित के अंदर जो काम था उसको देखा था। तो उसके अंदर उन्होंने यही चीज दिखाई कि आपके पास जो है वो कैसे क्लास रिकॉर्डिंग है, कोई बात नहीं, जब आएंगे सर तो देख लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली टीएन मदन ने यही दिखाया था कि जो आपके पास कश्मीरी पंडित्स हैं वो किस तरह से इकोलॉजी के साथ जो है वो वेल ऑर्गेनाइज रहते हैं। ठीक है, किस तरह से वो इकोलॉजी के साथ सिंक में रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब हम अलग अलग ब्रांचेस के अंदर एक सिंक्रोनिसिटी बिठाते हैं, दैट इज नोन एज द सिस्टम एंड प्रोसेसेस अप्रोच। ठीक है, देन उसके बाद एमिक एंड एटिक अप्रोच, दिस वी हैव डन ऑलरेडी। केस स्टडी अप्रोच, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो हम कर चुके हैं। ओके, एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट इन हेयर? ठीक है जी, चलो। देन उसके बाद बात आती है द स्कोप ऑफ द फिजिकल और द बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, और द बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। सो सबसे पहले फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को जो समझाने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था बटनर जानुश। ठीक है, तो बटनर जानुश जो है वो बेसिकली
इस चीज को समझाते हैं दैट बायोलॉजिकल और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी आखिरकार चीज क्या है। सो बटनर जानुश के हिसाब से बायोलॉजिकल और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम बेसिकली तीन चीजों को स्टडी करते हैं। पहली चीज है एवोल्यूशन, जो दूसरी चीज आती है दैट इज दी मैन एज एन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, और जो आपके पास तीसरी चीज आती है दैट इज कि इंसान जो है वो अपनी इकोलॉजी के साथ किस तरह से कोएग्जिस्ट कर रहा है। इन तीन चीजों को हम जो है स्टडी करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज एवोल्यूशन, इंसान किस तरह से इवॉल्व किया है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पहले आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस हुआ करते थे। ठीक है, लगभग जो है वो 40 to 50 लाख ईयर्स अगो। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है वो आपके अंदर एवोल्यूशन हुआ, आपके अंदर बदलाव आया, आप जो है वो होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस जो है वो बन गए। ठीक है, देन उसके बाद होमो इरेक्टस से और हैबिलिस से जो है वो आप धीरे धीरे नियंदरथाल मैन की तरफ आए, फिर आप होमो सेपियंस बन गए। तो बेसिकली बटनर जानुश कहते हैं कि ये जो है वो जो एवोल्यूशन हुआ है लोगों का, होमोनिन्स का, अगेन इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लो इसके अंदर व्हाट वर द रीजंस। आखिरकार ये जो एवोल्यूशन है वो क्यों हुआ है, इसके रीजंस क्या हैं, कारण क्या है। देन उसके बाद ये कब हुआ है। ठीक है, एंड देन आपके पास जो है वो इसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारे लिए, हम इन चीजों को स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रीजन जो है वो ये माना जाता है कि अगेन इकोलॉजी जो है वो रीजन रहा है, कि अफ्रीका के अंदर धीरे धीरे पहले जो है वो आप जैसे चिंपैंजीज वगैरह और बाकी एप्स जो है वो ट्रीज वगैरह के ऊपर रहते हैं, तो वैसे जो है वो आप भी रहा करते थे। लेकिन इकोलॉजी जो है वो चेंज हो गई, आपका इकोसिस्टम चेंज हो गया, और आपके पास जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हुआ करते थे वो धीरे धीरे सवानास के अंदर जो है बदलना स्टार्ट हो गए, बड़े बड़े ग्रासलैंड जो है वो बनने शुरू हो गए। एंड बेसिकली बिकॉज ऑफ दी सवानास, बिकॉज ट्रीज जो है वो कम हो गए, आपको धरती के ऊपर आना पड़ा। ठीक है, अब धरती के ऊपर जो है बड़े बड़े ग्रासेस हैं, और इन बड़े बड़े ग्रासेस के अंदर आपको ये नहीं, अब पेड़ के ऊपर तो दूर से पता चल जाएगा कि शेर आ रहा है, चीता आ रहा है। अब आप धरती के ऊपर हो, तो धरती के ऊपर जो है वो आपको खड़े होकर देखना पड़ेगा कि कौन आ रहा है, चीता आ रहा है, शेर आ रहा है, कितनी दूर है, भागूं छुपूं क्या करूं। ठीक है, उसके एनालिसिस के ऊपर आपको इरेक्ट जो है वो खड़ा होना पड़ेगा, और इस वजह से जो है वो आपके पास इस इकोलॉजी की वजह से आपके अंदर बायपेडलिज्म आता है, आप इरेक्ट जो है वो खड़ा होना शुरू कर देते हो। ठीक है, और इवेंचुअली आपके पास जो है इसी की वजह से आपका ब्रेन जो है वो बड़ा होता है, डेवलप होता है आपका ब्रेन। अब ब्रेन क्यों डेवलप हुआ उसके पीछे जो है अलग से कहानी है। ठीक है, तो इस तरह से आपके बटनर जानुश कहते हैं कि इस बायोलॉजिकल और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर प्राइमरली हम एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं, और एवोल्यूशन किस तरह से इकोलॉजी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और आजकल भी आप अपने इकोलॉजी के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, और उस इकोलॉजी की वजह से आपके अंदर डाइवर्सिटी कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ही आप अफ्रीका छोड़ के आप यू कम टू द यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, एवोल्यूशन के दौरान, तो आपके पास अफ्रीका के अंदर एक जीन बना आपके अंदर जो कि आपके रंग को जो है वो काला कर देता है। ठीक है, द मेलानिन प्रोड्यूसिंग जीन। अब बेसिकली यू नीड द अल्ट्रावायलेट रेज, बट अगेन अल्ट्रावायलेट रेज अगर ज्यादा आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे देन इट मे कॉज कैंसर। तो आपको कैंसर से बचना है, और उसी के साथ साथ अल्ट्रावायलेट रेज चाहिए भी आपको।
तो इसका जो रेगुलेशन करता है दैट इज द मेलानिन प्रोड्यूसिंग जीन। वो एक पिगमेंट रिलीज करता है आपके स्किन के अंदर जिसको कहते हैं हम मेलानिन। वो मेलानिन जो है वो आपके कलर को गोरा भी कर सकता है, काला भी कर सकता है। अब बेसिकली अफ्रीका के अंदर ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी है, ज्यादा सनरेज की इंटेंसिटी है, एंड बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ दो सनरेज, और आपके पास अगेन अल्ट्रावायलेट रेड्स की इंटेंसिटी जो है ज्यादा रहेगी, तो यू नीड मोर मेलानिन। मेलानिन का प्रोडक्शन बम्पर होता है। जैसे ही आप यूरोप के अंदर आते हो वही मेलानिन प्रोड्यूसिंग जीन म्यूट करना पड़ जाता है। अब बेसिकली हुआ क्या कि इस इकोलॉजी की वजह से, इस एनवायरमेंट की वजह से आपका जो जीन है वो म्यूट हो गया, और आपके अंदर जो है वो आपका रंग जो है वो क्या हो गया, व्हाइट हो गया। पहले रंग क्या था, ब्लैक था। तो इस इकोलॉजी ने क्या किया, डाइवर्सिटी प्रोड्यूस कर दी, डाइवर्सिटी बना दी। ठीक है जी। तो अगेन आपके पास जो है वो बटनर जानुश कहते हैं कि अगेन इस तरह से इंसान को जो है वो एज ए बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, इंसान के अंदर डिसीजेस क्या होते हैं, इंसान जो है वो किस तरह से स्ट्रेस के अंदर आता है, इन सारी चीजों को जो है वो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। इंसान की जो शरीर है वो किस तरह से ग्रो करता है, इंसान किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, इंसान की हड्डियां किस तरह से काम करती हैं, उन सारी चीजों को जो है वो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। ठीक है, इन दी फिजिकल और दी बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, सो ओके, anybody having any kind of doubt? अच्छा, I think next class have already started. ठीक है, सो क्लास को फिलहाल जो है वो आज हम इतना ही रखते हैं भाई। अगली क्लास जो यहाँ पे इस क्लासरूम के अंदर थी वो शुरू हो गई है, तो आज की क्लास को जो है वो इतना ही रखेंगे। ठीक है, और बाकी जो सेक्शंस हैं वो कल की क्लास में जो है वो पूरा करते हैं। ठीक है।